हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सल लॉज। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 23A टू 23J ऑफ एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट एंड दिस इज़ लेक्चर नंबर 8। प्लस हमारे चैनल पर वेरियस अदर वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत यूज़फुल हो सकती हैं। सभी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3A। देखिए, जब भी आप किसी प्रोविज़न को प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में कोई अमेंडमेंट्स हुए हैं, कोई इंसर्शंस हुए हैं, वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। सो आपको याद रखना है कि सेक्शन 23A टू 23J ये सभी सेक्शंस अंडर चैप्टर 3A, चैप्टर 3A के अंदर ये सभी जो सेक्शंस हैं ये सब कब इंसर्ट हुए। सो दीज वर इंसर्टेड इन ईयर 1983। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर 3A ये किस पर्टिकुलर ईयर में इंसर्ट हुआ। एंड ये चैप्टर किस बारे में डील करता है? एविक्शन ऑफ टीनेंट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ बोनाफाइड रिक्वायरमेंट। किसी भी टीनेंट को, किसी किराएदार को कब एविक्ट किया जा सकता है, कब उसको मकान से बाहर निकाला जा सकता है, वो भी किस ग्राउंड पर? ऑन द ग्राउंड ऑफ बोनाफाइड रिक्वायरमेंट। अब देखिए, यहाँ पर बोनाफाइड रिक्वायरमेंट टर्म को पढ़ते ही आपको याद आना चाहिए कि अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी इस बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के बेसिस पर किस तरह से टीनेंट को एविक्ट किया जा सकता है। जब हमने सेक्शन 12 पढ़ा था जहाँ पर वेरियस ग्राउंड्स के बारे में बात की गई है रिगार्डिंग द एविक्शन ऑफ टीनेंट, सेक्शन 12 में ही 12(1)(e) एंड 12(1)(f पर्टिकुलरली डील करते हैं विद द एविक्शन ऑफ टीनेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ बोनाफाइड रिक्वायरमेंट्स। ओके, सेक्शन 23A। देखिए, एक आपको मेजर डिफरेंस याद रखना है बिटवीन सेक्शन 23A एंड सेक्शन 12। क्या मेजर डिफरेंस है? जब आपने सेक्शन 12 पढ़ा तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि लैंडलॉर्ड अप्लाई करेगा इन द सिविल कोर्ट। मीन्स सेक्शन 12 डील करता है विद द पावर ऑफ कोर्ट, वेयर एज सेक्शन 23A के अंदर जो आपके पास अथॉरिटी है दैट इज़ द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। मीन्स सेक्शन 23A की जो एप्लीकेशन है वो फाइल की जाएगी बिफोर द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ये एक मेजर डिफरेंस आपको याद रखना है। हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 23A दैट इज स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एविक्शन ऑफ टीनेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ बोनाफाइड रिक्वायरमेंट। लैंडलॉर्ड में सबमिट एन एप्लीकेशन टू रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। यदि देखिए लैंडलॉर्ड को लगता है कि उसको अपने मकान की बोनाफाइड, बोनाफाइड का क्या मतलब है? इन गुड फेथ, गुड फेथ में यानी कि एक अच्छे इंटेंशन के साथ, सुआशय से यदि लैंडलॉर्ड को लगता है कि उसे अपने मकान की ज़रूरत है, देन लैंडलॉर्ड क्या कर सकता है? रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास एक एप्लीकेशन दर्ज करेगा। किस तरह से एप्लीकेशन दर्ज की जाएगी? जिस तरह से देखिए हम CPC में प्लेंट का प्रोविज़न पढ़ते हैं, वाद पत्र का जो प्रोविज़न हम पढ़ते हैं अंडर ऑर्डर 6, ऑर्डर 6 में हम काफ़ी रूल्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पर रूल 14 एंड रूल 15 ऑफ ऑर्डर 6 ऑफ CPC जो कि बात करते हैं रिगार्डिंग द सिग्नेचर्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ प्लेंट। तो जो भी सेक्शन 23A में लैंडलॉर्ड के द्वारा एप्लीकेशन फाइल की जाएगी वो एप्लीकेशन इसी तरह से फाइल की जाएगी जिस तरह से प्लेंट फाइल की जाती है। एंड रूल 14 और 15 ऑफ ऑर्डर 6 को फॉलो किया जाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर ग्राउंड्स दिए गए हैं कि किस ग्राउंड पर लैंडलॉर्ड इस तरह की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। फर्स्ट ग्राउंड इज ऑन द ग्राउंड ऑफ रेजिडेंशियल पर्पस। देखिए, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप कोरिलेट करें दिस विद 12(1)(e)
ई। जब हमने 12(1)E पढ़ा था तो वहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि यदि जो लैंडलॉर्ड है उसको लगता है कि उसे अपने एकोमोडेशन की ज़रूरत है बोनाफाइडली, या तो अपने लिए या फिर अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए, प्लस उसके पास कोई अन्य ऐसा सुटेबल एकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है जहाँ पर कि वो रह सके या अपनी फैमिली मेम्बर को उस एकोमोडेशन को दे सके, तो ऐसे ग्राउंड पर एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। सेकेंड इज नॉन रेजिडेंशियल पर्पस। नॉन रेजिडेंशियल के बारे में हमने पढ़ा था अंडर सेक्शन 12(1)(f। तो यदि किसी भी एकोमोडेशन की बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या फिर अपने किसी मेजर सन, अपने बेटा या अपनी अनमैरिड डॉटर को कोई बिजनेस शुरू कराना है, प्लस कोई अन्य ऐसा सुटेबल एकोमोडेशन लैंडलॉर्ड के पास अवेलेबल नहीं है जहां पर वो बिजनेस स्टार्ट कर सके या अपने बच्चों को वो बिजनेस स्टार्ट करा सके, तो ऐसी सिचुएशन में भी लैंडलॉर्ड क्या कर सकता है, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ओके देन, लेकिन यहाँ पर एक प्रोविज़ो आता है जहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन योर प्रीलिम्स एग्ज़ाम। क्या कहता है ये प्रोविज़ो कि यदि जो लैंडलॉर्ड है उसने एकोमोडेशन को ट्रांसफ़र के द्वारा एक्वायर किया था, तो लैंडलॉर्ड के ऊपर एक बार लगाया गया है कि फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये आपको याद रखना है, कितना टाइम पीरियड दिया गया है, 1 ईयर। इस तरह से यहाँ पर ऑप्शंस आपसे प्रीलिम्स में बनाए जा सकते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर्स। ओके, तो आपको याद रखना है कि जिस दिन भी लैंडलॉर्ड ने उस एकोमोडेशन को एक्वायर किया उस दिन से 1 साल के अंदर अंदर कोई भी इस तरह की एप्लीकेशन फॉर द एविक्शन ऑफ टेनेंट फाइल नहीं की जा सकती। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 23B, दैट इज रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी टू इशू समन्स इन रिलेशन टू एप्लीकेशन अंडर 23A। हमने सेक्शन 23A में जिस एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा कि लैंडलॉर्ड क्या करेगा, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन लगाएगा कि वो चाहता है कि टेनेंट को निकाल दिया जाए बिकॉज लैंडलॉर्ड को अपने एकोमोडेशन की बोनाफाइडली रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी एप्लीकेशन फाइल हो जाने के बाद टेनेंट को किस तरह से इन्फॉर्म किया जाएगा, सो टेनेंट को समन्स के द्वारा इस बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा कि इस तरह की कोई एप्लीकेशन रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास अप्लाई की गई है। एंड ये समन्स किस तरह से दिए जाएंगे, जिस तरह से हम ऑर्डर 5 पढ़ते हैं ऑफ CPC रिगार्डिंग द डिलीवरी ऑफ समन्स टू डिफेंडेंट, एंड ऑर्डर 16 हम पढ़ते हैं रिलेटेड टू समन्स टू विटनेसेस। सिमिलरली वही यहाँ पर प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट वे कम टू 23C, दैट इज tenant is not entitled to contest this application एक्सेप्ट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। देखिए यहाँ पर जो प्रोसीजर दिया जा रहा है 23A से लेकर के 23J में, ये एक ऐसा समरी प्रोसीजर है समझिए। तो इसीलिए टेनेंट लैंडलॉर्ड की द्वारा जो भी एप्लीकेशन फाइल की गई है, यदि टेनेंट चाहता है कि मैं उस एप्लीकेशन को कॉन्टेस्ट करना चाहता हूँ, उसको अपोज करना चाहता हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में टेनेंट को क्या करना होगा, जैसे ही उसके पास समन्स पहुँचे, जैसे ही उसकी नॉलेज में आया कि लैंडलॉर्ड के द्वारा कोई भी इस तरह की एप्लीकेशन फाइल की गई है, तो उसी दिन से विद इन द पीरियड ऑफ 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर टेनेंट को क्या करना होगा, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास ये एप्लीकेशन लगानी होगी कि मैं लैंडलॉर्ड के द्वारा जो एप्लीकेशन फाइल की गई है उसको अपोज करना चाहता हूँ, मैं अपना भी पक्ष रखना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको याद रखना है द टाइम पीरियड ऑफ 15 डेज। लेकिन ये जो 15 डेज का टाइम पीरियड है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यदि टेनेंट के द्वारा कोई इस तरह का ग्राउंड शो कर दिया जाता है कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से वो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाया था, तो ऐसी सिचुएशन में रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसके डिले को माफ़ भी कर सकता है और उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट
यदि रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड है कि जो भी एप्लीकेशन की गई है बाय द टीनेंट देखिए जब एप्लीकेशन लगाएगा कि मैं लैंडलॉर्ड की एप्लीकेशन को अपोज करना चाहता हूँ, तो उस एप्लीकेशन में टीनेंट के द्वारा कुछ ग्राउंड्स भी बताए जाएंगे, कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए जाएंगे जिसके बेसिस पर वो ये प्रूव कर पाए कि ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से लैंडलॉर्ड जो कह रहा है कि उसको एकोमोडेशन का बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है वो गलत कह रहा है और मुझे इस एकोमोडेशन से बाहर ना निकाला जाए। तो जो भी फैक्ट्स यहाँ पर टीनेंट के द्वारा अपनी एप्लीकेशन में लिखे जाएंगे, यदि वो फैक्ट्स लगता है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को कि हाँ उन फैक्ट्स में कुछ ना कुछ दम है, जो भी बात टीनेंट के द्वारा कही जा रही है वो सही है कुछ हद तक, और टीनेंट को हमें अलाउ करना चाहिए कि हाँ वो इस बात को कॉन्टेस्ट करे, वो अपोज करे लैंडलॉर्ड की एप्लीकेशन को, देन ऐसी सिचुएशन में रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगी, विद इन द पीरियड ऑफ 1 मंथ ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन बाय टीनेंट, जिस दिन टीनेंट ने अपनी एप्लीकेशन लगाई उस दिन से 1 महीने के अंदर अंदर रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी टीनेंट को एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया जाएगा और टीनेंट को ये परमिशन दे दी जाएगी बेसिकली कि हाँ वो लैंडलॉर्ड की एप्लीकेशन को कॉन्टेस्ट कर सकता है, उसको अपोज कर सकता है और अपना पक्ष रख सकता है। नेक्स्ट वे कम टू 23D, that is procedure to be followed by rent controlling authority or the grant of leave to the tenant to contest। अब हमने सेक्शन 23C में पढ़ा कि टीनेंट को कॉन्टेस्ट करने के लिए मीन्स उसको अपोज करने के लिए लीव दे दी जाएगी, उसको अलाउ कर दिया जाएगा। तो अलाउ करने के बाद क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी विल स्टार्ट द हियरिंग ऑफ एप्लीकेशन। लैंडलॉर्ड ने जो भी एप्लीकेशन लगाई है उस एप्लीकेशन को स्टार्ट किया जाएगा सुनना, एंड दिस इज द ड्यूटी कि 6 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांटिंग द लीव टू कॉन्टेस्ट टू टीनेंट, जिस दिन टीनेंट को अलाउ किया गया है कि तुम एप्लीकेशन को कॉन्टेस्ट कर सकते हो, उस दिन से 6 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ किया जाएगा पूरे मैटर को। ओके, द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल फॉलो द प्रोसीजर ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट। ये देखिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से आपसे पहला क्वेश्चन बन सकता है रिगार्डिंग द टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है रिगार्डिंग द प्रोसीजर कि जो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो किस कोर्ट के जैसा प्रोसीजर फॉलो करेगी। तो आपको याद रखना है कि रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी विल फॉलो द सेम प्रोसीजर जैसा कि स्मॉल कॉज कोर्ट के द्वारा फॉलो किया जाता है। एंड थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर बनता है रिगार्डिंग द प्रिजम्पशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेडली पूछा गया है। देखिए जो भी यहाँ पर मैं आपको मार्क करा रही हूँ इन सभी पॉइंट्स को आप अपने बेयर एक्ट में भी ज़रूर मार्क करें, बिकॉज ये रिपीटेडली एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। ओके, सो यदि इफ़ द कॉन्ट्ररी इज नॉट प्रूव्ड मीन्स यदि टीनेंट अपनी बात को प्रूव नहीं कर पाता है, टीनेंट इस बात को प्रूव नहीं कर पाता है, then the rent controlling authority shall presume, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल प्रिज्यूम करेगी कि जो भी लैंडलॉर्ड के द्वारा बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के बारे में बात कही गई है वो सही है और लैंडलॉर्ड को हाँ बोनाफाइड ही वो अपना एकोमोडेशन वापस चाहिए। नेक्स्ट वी कम टू 23E, दैट इज रिविजन बाय द हाई कोर्ट। रिवीजन यहाँ पर सेम उसी तरह से किया जाएगा जैसा कि हम पढ़ते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 ऑफ CPC। नो अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स पास्ड बाय रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी अंडर दिस चैप्टर। देखिए रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी का जो भी डिसीजन होगा उस डिसीजन के अगेंस्ट कोई भी अपील अलाउड नहीं है, लेकिन आप याद रखें कि जहाँ कहीं भी किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के अगेंस्ट अपील अलाउ नहीं होती वहाँ पर क्या किया जा सकता है, वहाँ पर रिवीजन किया जा सकता है। एंड इस रिवीजन का टाइम पीरियड कितना दिया गया है, 90 डेज। रिवीजन करने के लिए जो एप्लीकेशन होगी वो कितने समय में आनी चाहिए, 90 डेज के अंदर एप्लीकेशन लगाई जानी चाहिए। नेक्स्ट वी कम टू 23F, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ स्टे। यहाँ पर आपको याद रखना है स्टे का टाइम पीरियड कितना होगा, 6 मंथ्स के लिए स्टे लगाया जा सकता है। नेक्स्ट वी कम टू 23G,
दैट इज रिकवरी ऑफ पोजेशन फॉर ऑक्यूपेशन एंड री एंट्री। अब अगर लैंडलॉर्ड के फेवर में मैटर डिसाइड हो जाता है कि लैंडलॉर्ड एंटाइटल्ड है, उसके पास बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है और टीनेंट को एविक्ट कर दिया जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने कहा कि हाँ टीनेंट को एविक्ट कर दिया जाए उसी दिन टीनेंट को बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर वेट करना होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। जिस दिन ऑर्डर पास किया गया है उस दिन से 2 महीने के अंदर टाइम पीरियड दिया जाएगा टू द टीनेंट कि उस 2 महीने के अंदर टीनेंट चाहे तो अपने लिए कोई अन्य एकोमोडेशन ढूंढ सकता है। तो यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर पोजेशन नहीं लिया जा सकता। सिमिलरली इन केस ऑफ 23A(b) मीन्स अगर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है या फिर नॉन रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है, तो नॉन रेजिडेंशियल के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि लैंडलॉर्ड कैन नॉट ऑब्टेन द पोजेशन बिफोर एक्सपायरी ऑफ 2 months। जिस दिन रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी का ऑर्डर पास होता है उस दिन से 2 महीने के अंदर अंदर एकोमोडेशन का पोजेशन नहीं लिया जा सकता। मीन्स 2 महीने लैंडलॉर्ड को वेट करना होगा, उसके बाद ही वो टीनेंट को निकाल सकता है। एक और यहाँ पर पॉइंट याद रखेंगे कि यदि जो एकोमोडेशन है वो इन सब प्लेसेस पर सिचुएटेड है, ये देखिए आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से कभी कोई क्वेश्चन नहीं बनता कि कौन कौन से प्लेसेस यहाँ मैंशनड हैं। ओके, बस आप ये यहाँ पर ये याद रखें कि यदि जो एकोमोडेशन है उसको लेट आउट किया गया था फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। ये किस बारे में बात कर रहे हैं कि यदि जो एकोमोडेशन है वो दिया गया था फॉर द पर्पस ऑफ एनी नॉन रेजिडेंशियल एक्टिविटी, देन ऐसे सिचुएशन में उसे अगर 10 साल के लिए या 10 साल से ज़्यादा के लिए लेट आउट किया गया था, तो ऐसे सिचुएशन में टीनेंट को कंपनसेशन भी दिया जाएगा। कितना कंपनसेशन? जो भी स्टैंडर्ड रेंट है उसका डबल अमाउंट एज अ कंपनसेशन दिया जाएगा। और यदि वो एकोमोडेशन 10 साल से कम के लिए लेट आउट किया गया था, तो ऐसे सिचुएशन में जितना भी स्टैंडर्ड रेंट का अमाउंट है, जितना भी स्टैंडर्ड रेंट फिक्स है, उतना अमाउंट एज अ कंपनसेशन टीनेंट को दिलाया जाएगा। देखिए ये कंपनसेशन क्यों दिलाया जा रहा है, बिकॉज टीनेंट को एविक्ट किया जा रहा है फ्रॉम द एकोमोडेशन, एक ऐसे एकोमोडेशन से जहाँ पर समझिए वो अपना बिजनेस कर रहा है, बहुत समय से बिजनेस कर रहा है, तो उसे लॉस भी होगा क्योंकि अब उसे वहाँ से एविक्ट किया जा रहा है, तो इसीलिए उसे कुछ अमाउंट एज अ कंपनसेशन दिलाया जाता है। नेक्स्ट एक और यहाँ पर बार लगाया गया है लैंडलॉर्ड के ऊपर। देखिए ये प्रोविजंस काफ़ी हद तक ऐसे ही हैं जैसा हमने सेक्शन 12 में पढ़ा था कि यदि लैंडलॉर्ड एकोमोडेशन को बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के बेसिस पर रिकवर करता है और टीनेंट को बाहर निकाल देता है, तो उसके बाद लैंडलॉर्ड इज़ नॉट एंटाइटल्ड कि वो रीलेट कर दे उस एकोमोडेशन को विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग पोजेशन। क्योंकि देखिए लैंडलॉर्ड ने क्या कहा था रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के सामने कि मेरे पास कोई और एकोमोडेशन नहीं है, मुझे इस एकोमोडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यदि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो फिर आप उसके बाद एकोमोडेशन को अपने पर्पज़ के लिए ही यूज़ करेंगे। आप अगले 2 साल तक उस एकोमोडेशन को रीलेट यानी कि किसी अन्य पर्सन को दोबारा से लेट आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज 23H, दैट इज डिपॉजिट ऑफ रेंट पेंडिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ एविक्शन और रिविजन। एविक्शन का जो ये पूरा प्रोसीजर है, जो भी ये प्रोसीडिंग्स हैं, जब तक ये पेंडिंग रहेंगी, या रिविजन के बारे में जो हमने पढ़ा, जब तक रिविजन का जो प्रोसीडिंग्स हैं वो पेंडिंग है, उस समय तक रेंट को किस तरह से डिपॉजिट किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि सेक्शन 13 के जो प्रोविजन हैं, सेक्शन 13 में जो कुछ भी हमने पढ़ा है ऑलरेडी हम अपने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो सेक्शन 13 में जो कुछ भी हमने पढ़ा है वही प्रोविजन सेम यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे विद सम नेसेसरी चेंजेस। जैसे वहाँ पर हमने कोर्ट के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर कोर्ट की जगह पर हम पढ़ेंगे रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट इज 23I, दैट इज फॉल्स एंड फ्रिवलस एप्लीकेशन। यदि देखिए अगर लैंडलॉर्ड या टीनेंट के द्वारा जो भी एप्लीकेशन लगाई जा रही है अंडर दिस सेक्शन वो फॉल्स ग्राउंड्स पर लगाई जा रही है, तो ऐसे सिचुएशन में उसके ऊपर कंपनसेशन लगाया जा सकता है ऑफ नॉट एक्सीडिंग 6 months रेंट।
6 महीने का जितना भी रेंट का अमाउंट है वो अमाउंट एज अ कंपनसेशन दिलाया जाएगा टू द अदर पार्टी। ओके, नेक्स्ट 23J, ये देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ लैंडलॉर्ड, कि चैप्टर 3A के प्रोविजन के हिसाब से लैंडलॉर्ड का क्या मीनिंग है। तो इसको आप याद रखेंगे कि फॉर द पर्पस ऑफ चैप्टर 3A लैंडलॉर्ड का क्या मतलब है। तो लैंडलॉर्ड के अंदर ये सभी इंक्लूडेड है, दैट इज अ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूडिंग द रिटायर्ड मेंबर ऑफ डिफेंस सर्विसेज का कोई यदि रिटायर्ड सदस्य है, या कोई ऐसी कंपनी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जा रही है, ऐसी कंपनी का कोई रिटायर्ड सर्वेंट यदि है तो वो भी यहाँ पर लैंडलॉर्ड के अंदर आ रहा है। कोई विडो या डाइवोर्स्ड वाइफ इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ लैंडलॉर्ड। एनी फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन या कोई ऐसा पर्सन हु इज अंडर द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, इंक्लूडिंग डिफेंस सर्विसेज को भी इंक्लूड किया जा रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज पोस्टिंग टू सच प्लेस जहाँ पर कि उसका खुद का घर है। मीन्स यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट उसकी पोस्टिंग किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर उसके पास खुद का कोई एकोमोडेशन है और इस रीज़न की वजह से उसे गवर्नमेंट एकोमोडेशन नहीं दिया जा रहा है, देन ऑल्सो ही इज़ इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ लैंडलॉर्ड। तो यहाँ पर आपको इन पाँचों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद रखना है। ये आपसे प्रीलिम्स में भी कई बार क्वेश्चन बनता है एज वेल एज मेंस के पॉइंट से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, जो भी कुछ आपको हमने समझाया वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है सो यू कैन हिट द लाइक बटन, ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आपको हमारे सभी अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर बहुत से PDF नोट्स अवेलेबल हैं जो कि सभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। सो कीप सपोर्टिंग आवर चैनल। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद अस।